रोसा वर्मा अवध वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ष 2018 में रिलीज हुई फिल्म बी विद यू को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यह फिल्म जुंग जेहो नामक एक मिडिल स्कूल के लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जो 1 साल पहले अपने विधुर पिता वू जिन के साथ रहता है। वू जिन की पत्नी सू का निधन हो चुका है, लेकिन इससे पहले उसने एक पेंगुइन पिक्चर बुक के माध्यम से 1 साल बाद लौटने का एक अविश्वसनीय वादा किया था, जिसे उसने जेहो के लिए बनाया था। वू जिन हर दिन सुबह जल्दी उठता है और काम पर जाने के लिए अपनी साइकिल चलाता है। वह एक इंडोर स्विमिंग पूल में काम करता है। पूल की सफाई करने के बाद वू जिन सुबह होने से पहले नाश्ता तैयार करने और अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए घर वापस आता है। 1 साल बाद भी वू जिन को अभी भी खाना पकाने और अपने बेटे की देखभाल करने की आदत नहीं है, जो बहुत होशियार और जिज्ञासु है। बेबी जेहो आने वाले बरसात के मौसम को लेकर उत्साहित है, क्योंकि उसकी माँ ने कोरिया में बारिश शुरू होने के बाद लौटने का वादा किया था। चित्र पुस्तक में वू जिन ने उसे कई बार बताया है कि उसकी माँ वापस नहीं आएगी, लेकिन बच्चा आशावादी होना चुनता है। वू जिन का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और वह नियमित रूप से दवा लेता है। नतीजतन वह हर समय कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। स्कूल के बाद जेहो के चाचा और वू जिन के हाई स्कूल के दोस्त होंग, जो एक बेकरी चलाते हैं, काम पर उसकी देखभाल करते हैं। ह्यून जोंग नाम की एक महिला वू जिन पर क्रश करती है, लेकिन वह इसे देखने को नजरअंदाज करता है। इस बीच वू जिन के बॉस चोई को जियानजुन पसंद है, लेकिन वह उसे कोई ध्यान नहीं देती है, और इसके बावजूद चोई वू जिन को कड़ी मेहनत और लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करता है। एक दिन बेबी जेहो अपने चाचा की बेकरी में उदास होकर आता है। जब होंग उससे इसके बारे में पूछता है, बच्चा बताता है कि वह अपने स्कूल की रिले रेस में भाग लेना चाहता है, लेकिन वह नहीं कर सकता क्योंकि एक प्रतिभागी को अपने पिता के साथ दौड़ना होगा और वो जिन दौड़ नहीं सकता। हांगू रेस में अपने पिता की जगह लेने की पेशकश करता है और लड़के को खुश करता है। हालांकि रेस के दिन अपने बेटे को परेशान देखकर जेहो को यह बताकर निराशा होती है कि वह अपने चाचा के साथ नहीं दौड़ सकता। वो जिन अपने बेटे के साथ दौड़ने के लिए आगे बढ़ता है। जेहो अपने पिता के बारे में चिंतित है, लेकिन वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह ठीक रहेगा। दौड़ शुरू होती है और वू जिन असामान्य रूप से तेज दौड़ता है, जिससे उसके बेटे को बहुत उम्मीद मिलती है। हालांकि जैसे ही वह फिनिश लाइन के करीब पहुंचता है, वू जिन बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जिससे वह दौड़ पूरी भी नहीं कर पाता। वू जिन को लगता है कि उसने अपने बेटे को शर्मिंदा किया है, लेकिन बच्चा उससे कहता है कि उसे बस इस बात की परवाह है कि वू जिन ठीक है। अगले दिन आखिरकार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे जेहो बहुत खुश होता है। वह अपने पिता को जगाता है और उनके साथ रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ता है। हालांकि जब सुबह नहीं आती है, तो वू जिन उसके विरोध के बावजूद अपने बेटे को वापस घर ले जाता है। घर वापस जाते समय पिता और पुत्र सुरंग के नीचे सो रही एक महिला को देखते हैं। बेबी जेहो को यकीन हो जाता है कि यह उसकी माँ है और वह उसके पास दौड़ता है। यह उसकी माँ है, लेकिन वह न तो जेहो को पहचानती है और न ही वू जिन को। ऐसा लगता है कि महिला के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वह वू जिन के साथ घर जाने का फैसला करती है। एंजी हो वू जिन उसके फिर से प्रकट होने से हैरान है, लेकिन वह खुश भी है और उसे विश्वास है कि महिला वास्तव में उसकी दिवंगत पत्नी है। चूंकि महिला को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है, इसलिए वह पूछती है कि वह सुरंग के नीचे क्या कर रही थी, और वू जिन उससे झूठ बोलता है कि वह 1 साल तक कोमा में रहने के बाद कल घर लौटी थी और वे सुरंग में लुकाछिपी खेल रहे थे ताकि उसे अपने साथ रहने के लिए मना सकें। उसकी वापसी से उत्साहित वू जिन ने अपनी खोई हुई ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह को वापस पा लिया है। जेहो भी उतना ही उत्साहित है, और जब वू जिन उसे स्कूल छोड़ने के बाद चला जाता है, तो लड़का चुपके से घर वापस भाग जाता है और पूरा दिन उस महिला के साथ बिताता है, जिसे वह अपनी माँ समझता है। दोनों पूरे दिन खेलते हैं और वू जिन के घर लौटने के बाद वह दोपहर का खाना बनाती है। यह जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि महिला ने अपने जीवन में कभी भी खाना नहीं बनाया है। वह लगभग खुद को गर्म तेल से जलाने ही वाली थी कि वू जिन उसे बचाने के लिए आगे आया, और इस प्रक्रिया में वह खुद भी जल गया। बाद में जब वह सो जाती है, तो महिला उसे कपड़े उतारने के लिए कहती है, और वू जिन यह सोचकर अपनी पैंट उतारने लगता है कि वह उसके साथ सोना चाहती है, लेकिन वह बताती है कि वह केवल उसके जले हुए घावों पर मरहम लगाना चाहती है। ऐसा करते समय वह उससे अपने अतीत के बारे में पूछती है, और वह उसे बताता है कि वे पहली बार हाई स्कूल में मिले थे। वे एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। सो कक्षा में अव्वल छात्रा थी, जबकि वू जिन तैराकी में माहिर था और हमेशा अपनी कक्षाओं में सोता रहता था। वू जिन को उस पर बहुत क्रश था और उसने कई मौकों पर उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा खुद को शर्मिंदा कर लेता था। कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने स्कूल में अपने आखिरी दिन तक 3 साल तक बात नहीं की। जब सुह ने वू जिन से अपनी विदाई डायरी में एक प्रविष्टि लिखने के लिए कहा, उसके बाद वह सियोल में एक विश्वविद्यालय में चली गई, जबकि सु तैराकी के लिए पास के एक कॉलेज में चली गई। सु अपने 2 साल के अनिवार्य सैन्य कर्तव्य के बाद तक उसे कॉल करने के लिए खुद को नहीं ला सका। जब हांगू ने उसे कॉल करने के लिए मजबूर किया, तो आखिरकार दोनों डिनर के लिए मिले और बहुत बढ़िया समय बिताया, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखना शुरू कर दिया। वर्तमान में वापस वू जिन
ने सू की वापसी की खबर को अपने सबसे अच्छे दोस्त हांगू से भी गुप्त रखा। हालांकि वू जिन हांगू को अंधेरे में नहीं रख पाता, क्योंकि एक दिन वह नशे में उसके घर आता है और पेंगुइन की पोशाक पहने हुए होता है। वू जिन अपने दोस्त को दूर भेजने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह जबरदस्ती उसके घर में घुस जाता है और सू को देख लेता है। हांग उसे देखकर दंग रह जाता है और उसे भूत समझकर भाग जाता है, जिसे वू जिन को डेट पर भेजने के लिए उसे सजा देने के लिए भेजा गया है। हांग के जाने के बाद वू जिन अपनी कहानी जारी रखता है और बताता है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, पत्रों की वजह से नियमित डेट होने लगी। अतीत भी सू और वू जिन को साथ लाता है, क्योंकि वे एक दूसरे का हाथ थामने में सहज हो जाते हैं। अतीत में वू जिन सू को एक पहाड़ी की चोटी पर अपनी पसंदीदा जगह पर ले जाता है, जहाँ से एक खूबसूरत घाटी और ड्राइव इन मूवी थिएटर दिखाई देता है। एक बात से दूसरी बात शुरू होती है और दोनों वर्तमान में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। सू अपनी शादी की अंगूठी पहनना शुरू कर देती है और वू जिन की पत्नी और जेहो की माँ की पूरी जिम्मेदारी ले लेती है। एक दिन उसे वह चित्र पुस्तक मिलती है जो उसने मरने से पहले बनाई थी और जेहो को दी थी, जिसमें उसने उसकी वापसी की भविष्यवाणी की थी। हालांकि सू इस बारे में अनजान है और कहानी में माँ पेंगुइन बारिश का मौसम खत्म होने के बाद क्लाउडलैंड में लौट आती है। सू अपने परिवार के साथ हर पल का आनंद लेना जारी रखती है। परिवार नदी के किनारे पिकनिक पर जाता है और बेबी जेहो अधिक बारिश के लिए भगवान की स्तुति करता है। घर लौटने के बाद वू जिन बेहोश हो जाता है और सू को पता चलता है कि वह एक मस्तिष्क रोग से पीड़ित है। उसने इलाज और गोलियां ली, लेकिन हालत और खराब होती गई और अब जब भी वू जिन घबरा जाता है या खुद को तनाव में डालता है तो वह बेहोश हो जाता है। तब से वू जिन का जीवन और करियर खत्म हो गया। इसके बाद उसने अपनी स्थिति के बारे में बताए बिना सू से संबंध तोड़ लिया। वू जिन ने फिर 1 साल तक उससे दूर रहने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। आखिरकार उसने उसे आखिरी बार देखने का फैसला किया और वह खुद सियोल चला गया, यह जानते हुए भी कि यह कितना खतरनाक था। हालांकि जब उसने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखा तो वह उससे मिले बिना ही घर लौट आया। उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देखकर उसे दुख हुआ, लेकिन उसे थोड़ी राहत भी मिली, क्योंकि उसे लगा कि वह उसके लिए काफी अच्छा नहीं था। वे कई हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं करते थे, जब तक कि एक दिन वू जिन को उसका फोन नहीं आया और सू उसके जीवन में वापस आ गई। उसने वादा किया कि वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इसके तुरंत बाद वू जिन ने उसे प्रपोज किया और उसने अपने माता पिता की अस्वीकृति के बावजूद उससे शादी करने के लिए अपनी स्नातक की पढ़ाई छोड़ दी। कुछ ही समय में जेहो का भी जन्म हुआ। वर्तमान में सू पूछती है कि क्या वे हमेशा खुशी से रह सकते हैं और वू जिन उसे आश्वासन देता है कि वे ऐसा करेंगे। अगले दिन परिवार नाश्ता करते हुए टीवी देखता है। हालांकि किसी कारण से जब मौसम का पूर्वानुमान शुरू होता है और रिपोर्टर असामान्य रूप से लंबे बारिश के मौसम के बारे में बात करना शुरू करता है तो वू जिन जल्दी से टीवी बंद कर देता है, यह कहते हुए कि यह बहुत तेज है। वू जिन के जाने के बाद सू घर के बाहर शेड साफ करती है और अपनी पुरानी डायरी देखती है। इसे पढ़ते समय वह शुरू में खुश लगती है, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। बाद में सू को जेहो की पेंगुइन पिक्चर बुक पढ़ते हुए देखा जाता है। ऐसा लगता है कि अपनी डायरी पढ़ने के बाद उसे आखिरकार एहसास हो गया है कि बादलों के छंटने से पहले उसे वापस लौटना चाहिए। अपने बेटे को दुनिया के लिए बिना तैयारी के छोड़ने के डर से सू अपना बाकी समय उसे जरूरी घरेलू काम करने का तरीका सिखाने में बिताती है। रात में वह आंखों में आंसू लिए अकेले ही पुराने घर के वीडियो देखती है। उसे पता नहीं वू जिन उसे दूसरे कमरे से देखता है और यह पता चलता है कि वह भी जानता है कि उसे बारिश के साथ वापस लौटना चाहिए। उसे जाने से रोकने के लिए वू जिन अपने दोस्त होंगू के साथ मिलकर सुरंग को लकड़ियों से बंद कर देता है। अगले दिन वू जिन को जेहो की एक सहपाठी की माँ का फोन आता है। महिला बताती है कि जेहो ने उसकी कार को नुकसान पहुंचाया है। वू जिन ने लड़के से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शर्मिंदा वू जिन ने अपने बेटे की ओर से उससे माफी मांगी और हर्जाने की भरपाई करने की पेशकश की। महिला ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन वू जिन को सलाह दी कि वह अपने बेटे को किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाए ताकि पता चल सके कि उसे भावनात्मक समस्याएं तो नहीं है। घर वापस आते समय लड़के ने बताया कि उसने अपने दोस्त के पिता की कार इसलिए तोड़ी क्योंकि जेहो के दोस्त ने कहा था कि जब भी उसकी कार तोड़ी जाती है तो बारिश होती है। जेहो फिर फूट फूट कर रोने लगता है और अपने पिता से पूछता है कि क्या सू उन्हें फिर से छोड़कर जाने वाली है। इस बीच सू हांग से मिलने जाती है और उसे जेहो के जन्मदिन के लिए केक बनाने के लिए कहती है। फिर वह केक लेकर घर लौटती है और वू जिन के साथ बच्चे का जन्मदिन मनाती है। अगले दिन वू जिन के बॉस ट्रॉय कमरे से एक लैंप के उसके सिर पर गिरने के बाद पानी में बेहोश हो जाते हैं। वू जिन शुरू में डरता है, लेकिन अंततः वह ट्रॉय को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। इस बीच बारिश कुछ हद तक रुक गई है और जेहो अपने
स्कूल के समारोह में दर्शकों में अपनी माँ को घबराहट में ढूंढ रहा है। वह अंततः आती है और अपने बेटे को फिर से जाने से पहले प्रदर्शन करते हुए देखती है। बाद में आसमान साफ हो जाता है। सू को हमेशा के लिए खोने के डर से जेहो और वू जिन उसे खोजने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस बीच वह सुरंग में है और यह पता चलता है कि किसी ने सुरंग को अवरुद्ध करने वाली अधिकांश लकड़ी को पहले ही हटा दिया है। जेहो उसे सुरंग में जाते हुए पाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसे जाना ही होगा। बच्चा उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने सू के रिश्तेदार को यह कहते हुए सुना था कि उसके पैदा होने की वजह से वह बीमार हो गई। सू उसे बताती है कि यह सच नहीं है और इसके अलावा अगर वह उसके जीवन में नहीं आता तो उसे शुद्ध आनंद नहीं मिलता। सू बादलों की भूमि से उस पर नजर रखने का वादा करती है। इस बीच सुरंग तक पहुंचने से पहले ही वो जिन जंगल में गिर जाता है। सू द्वारा उसे जेहो की देखभाल करने के लिए कहने की कहानी उसके सामने आती है और वह उठने और उसके पीछे जाने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाता है। जैसे ही वह सुरंग में पहुंचता है, सू उससे आंखें मिलाती है और गायब हो जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और वो जिन शांत दिखाई देता है। वह अब तैराकी और रेसिंग से नहीं डरता। एक दिन वह फिर सू की पत्रिका देखता है जिसे उसने उनके साथ अपने समय के दौरान अपडेट किया था। पत्रिका के माध्यम से उसे पता चलता है कि वह उसे पसंद करती थी, इससे पहले कि वह जानता भी कि वह कौन है। उसे यह भी पता चलता है कि जब वह सियोल में उससे मिलने आया था तो वह उसके पीछे भागी थी, लेकिन एक दुर्घटना का शिकार हो गई। जब वह होश में आई तो उसने खुद को सुरंग में जेहो और वू जिन के साथ पाया। वह 8 साल आगे निकल गई थी। यह भी पता चला कि दूसरी बार अलग होने के बाद वह 8 साल पहले अस्पताल के बिस्तर पर जाग उठी, जब वह अभी भी अपने स्नातक विद्यालय में थी। पहले तो उसे लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन जल्द ही उसने सोचा कि जो उसने देखा वह हकीकत में बदल सकता है और अगर वह वू जिन से शादी करती है और जेहो को जन्म देती है तो वह 32 साल की उम्र में मर जाएगी। पहले तो वह डरी हुई थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर वह किसी और से शादी करने के बाद 100 साल तक भी जीवित रहती है तो भी वह खुश नहीं होगी। इसलिए उसने वू जिन के जीवन में लौटने का फैसला किया। जेहो के एक वादे के साथ समाप्त होता है कि वह अपने परिवार के साथ रहने आ रही है। वीडियो में बस इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए रोसा वर्मा अवध वाले चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।